प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण वीडियो को बीच में ही बंद करना पड़ा था। उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। अनुगमन वेग अब हम पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि यादृच्छिक गति, इससे पहले हमने पढ़ी थी, यादृच्छिक गति में जो हमारा इलेक्ट्रॉन इस चालक कंडक्टर के अंदर था वो 10⁴ से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के तीव्र वेग से इस कंडक्टर के अंदर घूमता है। ठीक है, 10⁴ से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमता है। लेकिन ये जो वेग होता है ये क्या होता है, उसका अनिश्चित होता है। उसको हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते कि अगले 1 सेकंड में वो कहाँ पहुँच जाएगा। मतलब वो एट रैंडम इधर उधर जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, अब हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं अनुगमन वेग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर जो हमने लिया था वो चालक, उस चालक को एक बाह्य स्रोत अर्थात बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। पहले हमने केवल थोड़ी देर के लिए एक विद्युत क्षेत्र लगाया था, लेकिन अब क्या है, इस बैटरी के माध्यम से, जो कि V वोल्ट की बैटरी है, इस V वोल्ट की बैटरी के माध्यम से कॉन्टीन्यूसली इसमें विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पॉजिटिव सिरा ये है बैटरी का, निगेटिव सिरा ये है। तो इस डायरेक्शन में देखिए, धन से ऋण, मतलब ये डायरेक्शन में पॉजिटिव टू धन से ऋण तरफ एक विद्युत क्षेत्र हमने इसमें बना लिया। ये ई बाह्य या ई एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र हमने इसमें लगा लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसी वही कहानी होगी जो हमने पहले पढ़ी कि जैसे विद्युत क्षेत्र लगेगा तो विद्युत क्षेत्र लगने पे जो इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र के धन दिशा की ओर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो इस भाग में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और जो जिनसे ये निकले हैं बाहर इलेक्ट्रॉन, वो धनावेश इधर इकट्ठा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिरा ऋणात्मक, ये सिरा धनात्मक हो जाता है। लेकिन जब हमने ये बाहर से इसमें बैटरी जोड़ रखी है तो यहाँ ये जो चार्ज हैं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पिछले हमने क्या पढ़ा था, वहाँ वो इकट्ठे हो गए थे। एक्यूमुलेशन हमने बताया था, वहाँ वो जमा हो गए थे और जमा होने के कारण एक पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बन गया था। जबकि अब क्या होता है, ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हैं इनको ये बैटरी का जो धन सिरा है ये अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ये जो पॉजिट्रॉन है इनको ऋण सिरा भी खींच लेता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का इसमें लगातार फ्लो होता रहता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन जमता नहीं है। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जम गया था यहाँ पे, ऐसे यहाँ पॉजिट्रॉन जम गए थे। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जमते नहीं है, बल्कि इस कनेक्टिंग वायर्स, ये आपके क्या दिख रही हैं, संयोजक तारे, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू ये लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है, अब जब लगातार प्रवाहित होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसके विपरीत दिशा में कोई भी ई इंड्यूस्ड उत्पन्न नहीं होगा। ई जो इंड्यूस्ड वहाँ उत्पन्न हुआ था वो उत्पन्न नहीं होगा। ई इंड्यूस्ड जो है वो नियरली 0 के बराबर ही हो जाता है। मतलब विपरीत दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो यही होगा, ई एक्सटर्नल, और यही चालक के अंदर भी कार्य करेगा और जिसकी दिशा ये है जो आपको पूर्व में बताई गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमने विद्युत विभव वाला एक क्या जोड़ दिया, इसमें बैटरी जोड़ दी, तो विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता। ठीक है, विपरीत विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न नहीं हो पाता तो क्या है कि एक एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है और वही इस चालक में लगातार लगा रहता है। ठीक है, जो बाहर से हमने लगाया वही इस चालक में रहता है। ठीक है, अब देखिए ये आप समझ गए होंगे, वही सिनेरियो है कि इस बैटरी को लगाने पर विपरीत, तो उसमें क्या हुआ था, देखिए दोबारा से आपको अगर मैं बताऊं तो एक्सटर्नल वाला जितना था और इंड्यूस्ड जितना था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो गया था। लेकिन अब जो है ई जो नेट है, इसके अंदर का जो कुल विद्युत क्षेत्र है, ई नेट इनसाइड, अंदर वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 नहीं होगा। कहने का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लिया कितना विद्युत क्षेत्र है, ई, लगभग यही होगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो जितना बाहर से हमने लगाया वही टोटल इसमें रहता है। अगर हाँ 1-2% वो कम भी होता है तो कहने का मतलब हमने ई मान लिया, तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र ई हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। उसमें हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी के कारण मूव करते हैं। तो इसमें भी थर्मल एनर्जी तो रहेगी, यहाँ अलग टेम्परेचर होगा, बाहर और अंदर अलग टेम्परेचर होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, थर्मल एनर्जी के कारण तो मूव कर रहे हैं। साथ साथ इलेक्ट्रॉन पर अब ये जो ई है, विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक बल लगने लगेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक बल लगेगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन ये है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, और बल का मान आपको पता ही है कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, बल मतलब F, किसके कारण आपको पता है, विद्युत क्षेत्र E के कारण। विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल कितना लगेगा, F बराबर आपको पता है QE होता है कि नहीं होता। ये आपने पढ़ा है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर Q आवेश रखा है तो उस पर जो बल लगता है वो बराबर QE होता है। तो Q आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है E। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो वेक्टर F इजिकल टू E इंटू साथ में क्या होगा, वेक्टर E, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह आप समझ गए होंगे क्यों आएगा, क्योंकि वेक्टर F की दिशा वेक्टर E की दिशा के विपरीत है। E इस डायरेक्शन में है और F क्या है, इसके विपरीत दिशा में है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यहाँ पे माइनस का साइन आया, तो ये उस पर आरोपित बल हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगा। ठीक है, अब जब बल लगा तो बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्वरित गति से चलेगा। ठीक है, अर्थात उस पर त्वरण भी लगेगा। तो बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण, तो कितना त्वरण लगेगा, सूत्र आपको पर त्वरण का पता है, वेक्टर A इजिकल टू वेक्टर F अपॉन M। तो वेक्टर F अपॉन M, M आपको पता है M इजिकल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये आपको भली भांति पता है, वेक्टर A इजिकल टू वेक्टर F अपॉन M। ठीक है, तो वेक्टर A इजिकल टू वेक्टर F का मान ये है माइनस E इंटू E वेक्टर अपॉन M। ठीक है, तो इस त्वरण के अंतर्गत अब ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो वो इस त्वरण के अंतर्गत गति करने लगेगा। इसको हमने मान ली समीकरण नंबर 2। ठीक है, त्वरण इलेक्ट्रॉन पर ये बल लगा F बराबर माइनस E इंटू ई, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इस त्वरण के अंतर्गत गति करने लगेगा। ठीक है, इतना कहानी आप बहुत नॉर्मली तरीके से समझ गए होंगे। क्या है कि भैया हमने देखा कि जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो ई इंड्यूस्ड उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब विपरीत दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जितना हमने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया था वही अंदर लगेगा, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। ठीक है, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो बल का मान हमने निकाला है बराबर माइनस E इंटू ई वेक्टर, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन पे त्वरण लगेगा, और त्वरण का मान आपने बता दिया वेक्टर A इंटू माइनस E वेक्टर E अपॉन M। ठीक है, अब ये हमारा त्वरण हो गया। अब आगे की कहानी थोड़ी समझने की, और यही कहानी अगर आप समझ गए तो अनुगमन वेग बहुत ही इजीली तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो त्वरण हमें पता चल गया, अब हम वेग आसानी से निकाल सकते हैं V इजिकल टू U प्लस AT से। ठीक है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझिए। देखिए जो त्वरण, जब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को मिलता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा, कहने का मतलब है बहुत तीव्र वेग से चलने लगेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और ये केवल यहाँ फ्री स्पेस नहीं है जो कि हमें दिख रहा है, यहाँ पे बहुत खाली खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन खाली जगह में नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन के आसपास अन्य बहुत सारे आयन भी होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार इन आयनों से, जो आसपास आयन जिनको इंग्लिश में कर्नल्स बोलते हैं, धन आयन के जो भाग होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन के आयन भी होते हैं इस प्रकार। तो ये इलेक्ट्रॉन इन आयनों से लगातार टकराता रहता है। ठीक है, और टकराता है तो वो उतना जो गति है, जो कि हम बोल रहे थे इस त्वरण के अंतर्गत बहुत तीव्र गति से चलेगा, वो गति वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है,
तो ये त्वरण इलेक्ट्रॉन का बहुत कम समय तक ही रह पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, इस त्वरण के अंतर्गत ये गति कर रहा है और गति करते करते ये सपोज यहाँ पे एक धनायन है, कर्नल है, इस कर्नल से ये टकरा गया। ठीक है, अब ये यहाँ टकराया, तो टकराने के पश्चात जितनी भी इसने गति उत्पन्न की थी, जितना भी इसने अपना वेग प्राप्त किया था, वो वेग को ये यहाँ पे भूल जाता है। फिर नॉर्मल दोबारा से स्टार्ट करता है। सपोज दोबारा से स्टार्ट करा और दोबारा से स्टार्ट करने के बाद दोबारा यहाँ एक और धनायन था, एक और कर्नल था, उससे ये आके टकरा गया। ठीक है, तो ये जो दो टक्करों के बीच में ही ये केवल इस त्वरण के अंतर्गत गति करता है। और जब दो टक्करों के बीच में ये त्वरण प्राप्त करता है तो दो टक्करों के बीच में ही ये इस त्वरण के अंतर्गत जो इसको वेग मिलेगा उसके अंतर्गत गति करेगा। ठीक है, तो हमें ये जो दो टक्करें हैं, इन दो टक्करों के बीच में ही इस त्वरण को देखने को मिलता है, ये त्वरण देखने को मिलता है। ठीक है, और इस त्वरण के अंतर्गत ही ये गति करता है। ठीक है, तो जो हम वेग देखेंगे, जो हम अनुगमन वेग बोल रहे हैं, वो वही अनुगमन वेग है। बहुत छोटे टाइम पे अनुगमन वेग वो लगता है, केवल दो टक्करों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अनुगमन वेग के प्रभाव में रहता है। बाकी आपको पता ही है, थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन 10⁴ मीटर प्रति सेकंड से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड तक तो लगातार घूम ही रहा है, लेकिन साथ साथ अब उस पे ये त्वरण के कारण और एक और वेग जिसको अनुगमन वेग बोलते हैं वो भी लगने लगता है। ठीक है, लेकिन इसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है, नियरली लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि वो जो थर्मल एनर्जी के कारण देख लीजिए 10⁻+4 मीटर से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो घूम रहा था, लेकिन अब जो अनुगमन वेग जो हमने पढ़ा वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, बहुत छोटा अंतराल पे ही वो घूमता है। समझ गए होंगे। तो अनुगमन वेग आपने क्या देखा कि दो टक्करों के बीच में ये प्रभावित रहता है, मतलब इसके ऊपर एक और वेग लगता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग में क्या हो गया, देखो चालक के सिरों पर जैसे ही हमने विभवांतर आरोपित किया, ठीक, तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप आसानी से आप समझ जाएंगे क्या है। देखो चालक के सिरों के बीच जैसे ही हमने विभवांतर आरोपित किया तो आरोपित विभवांतर के कारण क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाते। विभवांतर हमने लगाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पा रहा है। ठीक है, केवल क्या कर रहा है, उन त्वरित गति को एक बहुत छोटे अल्प अंतराल में केवल एक वेग उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और वही कौन सा वेग होता है, अनुगमन वेग। ठीक है, तो कुल मिला के क्या परिभाषा बन जाती है कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान न करके चालक की लंबाई के अनुदिश अल्प परिमाण का, कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का एक नियत वेग ही दे पाता है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊष्मीय गति है उसके ऊपर थोड़ा सा अध्यारोपित रहता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस अल्प परिमाण के इस वेग को ही अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग भी बोलते हैं, और इसे वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति न प्रदान करके, बहुत तेज से न चला के, केवल दो टक्करों के बीच में ही, जो मैंने बताया आपको बार बार बता रहा हूँ, दो टक्करों के बीच में ही एक थोड़ा सा वेग दे पाता है, जो कि 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का ही होता है, ये जो त्वरण इस पर लगता है। ठीक है, तो अब हमको ये त्वरण पता है। देखिए दो टक्करों के बीच में ही केवल अनुगमन वेग लगता है, तो इसका जो समय हो गया इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रांति काल। श्रांति काल बोलते हैं। इस श्रांति काल में ही ये अनुगमन वेग से चलता है। ठीक है, बाकी तो ये अपनी थर्मल एनर्जी से चलता है, जो कि बहुत हाई फाई होती है। 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है, उससे चलता है। लेकिन साथ में क्या होता है, ये बीच बीच में अनुगमन वेग से भी चलता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या कंडीशन होती है। देखिए सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपना पूरा मोशन करता है, आपको पता है, इधर इधर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की गति होती है, और ये गति कौन सी होती है, थर्मल एनर्जी के कारण 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड तक करता है।
लेकिन इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है, इसके साथ साथ उसे बीच में कौन सा वेग लग रहा है, थर्मल ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो उस त्वरण जो हमने त्वरण निकाला था, जब बाहर से बैटरी लगाई, बैटरी के कारण जो इसमें त्वरण लगता है इस इलेक्ट्रॉन में, उसके कारण ये साथ साथ ऐसे धीरे धीरे आगे भी मूव करता है, इधर चला जाता है। ये तो उसका वेग ये तो चल ही रहा है थर्मल एनर्जी के कारण, साथ साथ बहुत धीरे वेग से, धीरा कितना 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से ये थोड़ा आगे भी बढ़ता रहता है। तो ये ही जो आगे बढ़ने का इसका प्रोसेस होता है, ये अनुगमन वेग के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन अपना घूम तो रहा है रैंडम जहाँ मर्जी वहाँ, लेकिन साथ में धीरे 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 वो आगे भी खिसकता रहता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, जो कि आपका अनुगमन वेग है, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी वही काम करता रहेगा अपना चार्ज ये थर्मल एनर्जी के कारण, लेकिन साथ में उसको बीच में दो टक्करों के बीच में ये वाला वेग भी लग रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आगे डिस्प्लेसमेंट भी इसका होता रहता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो अब हम अनुगमन वेग भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हमें श्रांतिकाल पता है, सूत्र आपको अनुगमन वेग का बहुत आसानी से पता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी हम शुरू से मान रहे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकाल देते हैं अनुगमन वेग। सूत्र आपको पता है v = u+at से, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखो u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और आपको पता है कि प्रारंभिक जो वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कि जब इधर उधर एट रैंडम मोशन करते हो तो उसका एवरेज 0 आता था, यादृच्छिक गति जो हमने आपको बताई थी। तो प्रारंभिक वेग शून्य हो गया। v जो आपका है अनुगमन वेग है, v d से चल रहा है, u का मान 0 हो गया। त्वरण आपको ऊपर निकाला ही है, ये त्वरण का मान है -e/m। वेग भी आपकी वेक्टर राशि है, और t का मतलब क्या हो गया, श्रांतिकाल टो, ठीक है। केवल इसी श्रांतिकाल में अनुगमन वेग चलता है, तो इसलिए यहाँ टो लगा दिया। तो अनुगमन वेग का मान अब आपके सामने है, vd = -e/m/e, इसे लिख सकते हैं vd = -e/m/e, ठीक है। ये आपका अनुगमन वेग हो गया, ठीक है। vd = -e/m/e, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको अनुगमन वेग का बताया। और अगर पेपर में ऐसे भी पूछता है भाई अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र पे किस प्रकार निर्भर करता है, तो आप यही जो मैंने डेरिवेशन बताई, यही डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अनुगमन वेग क्या है कि जैसे ही हमने कोई भी चालक है उससे बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाने के पश्चात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे एक वेग लगता है, और वही अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। अब ये जो वेग लगता है अनुगमन वेग, ये इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल एनर्जी के कारण वेग है उसके ऊपर ही अध्यारोपित रहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, तो इसको आप आशा है आपको समझ आ गया होगा। अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आप इसे समझिए, तब जाके ये कुछ आपको समझ में आ पाएगा। अब आगे जो टॉपिक है अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आशा है ये अनुगमन वेग आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको समस्या है तो मेरे को आप इस से अवगत करा सकते हैं, मैं आपका समाधान करूंगा। और इसके बेस पे जो भी आपको टॉपिक दिखे उनसे ज़रूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।